में या एसीटेमिया में पोटेशियम बाहर आता है और एल्कलोसिस में अंदर चला जाता है। तीसरा मैकेनिज्म जो है, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ड्यू टू हाइपोकैलेमिया अमोनिया जेनेसिस बढ़ेगी और अमोनिया की स्टेशन जो है इंक्रीज कर देगी। अगर आपको थोड़ा सा सोचें कि ये अमोनिया की सिंथेसिस क्यों बढ़ाई हाइपोकैलेमिया में, नेचुरल फिनोमेना है कि अगर आपके पास पोटेशियम नहीं है तो आपने हाइड्रोजन ज्यादा एक्सक्रीट करना है, ठीक है। हाइड्रोजन ज्यादा एक्सक्रीट करने के लिए वो आपको अमोनिया चाहिए होगी यहाँ पे, ताकि वो हाइड्रोजन अमोनिया के साथ कंबाइन करके अमोनियम बन जाए और इस तरीके से वो जो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आयन है वो एक्सीट हो सके। तो हाइपोकैलेमिया भी अमोनिया जेनेसिस बढ़ाएगा और एसिडेमिया भी बढ़ाएगा। अब स्लाइड यहाँ होगी, एक सेकंड शायद मिली जाए, यहाँ आ गई। ये ग्लूटामीन अमोनिया जेनेसिस जो ग्लूटामीन से बनती है, ग्लूटामीन की मेटाबॉलिज्म से अमोनियम और बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जितनी ज्यादा ये अमोनियम बन के यहाँ पे एक्सीट होगी उतना ही बाइकार्बोनेट इधर से ब्लड में जाएगा, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट का एडिशन हो गया प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में और यहाँ बाइकार्बोनेट का एडिशन हो गया था कलेक्टिंग डक्ट में, प्रिंसिपल सेल में यहाँ, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो है मेटाबॉलिक हाइपोकैलेमिया हो जाएगा जब मेटाबॉलिक एलिथ्रोसिस होगी। ये हो गया यहाँ पे। अब आप आइए डायरिया की तरफ। तो डायरिया में नॉर्मल स्टूल कंटेंट क्या होता है? स्टूल की पीएच इज एल्कलाइन, ठीक है। यूरिन की पीएच नॉर्मली इज एसिडिक ऑन रूटीन प्रोटीन इनटेक और सोडियम और पोटेशियम मिलके 130 to 150 मिलीकूरेंट तक कंसंट्रेशन होती है और कैल्शियम और मैग्नीशियम मच लोअर कंसंट्रेशन। एनाइन जो है मेनली बाइकार्बोनेट अबाउट 30 मिलीकूरेंट, क्लोराइड कम होते हैं 10 to 20 मिलीकूरेंट और स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फेट्स और सल्फेट्स। और ऑर्गेनिक एनाइन जो हैं वो प्रोपियोनेट, ब्यूटाइनेट वगैरह वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। यूरिन में जो आपने देखा है ऊपर कैटायन ज्यादा है 130 to 50 सोडियम टू पोटेशियम, मगर 30 बाइकार्बोनेट 20 क्लोराइड हो गया, 30 प्लस 20 50 हो गया। तो बाकी जो है वो जो एनाइन्स हैं वो ये होते हैं प्रोपियोनेट और ब्यूटाइनेट to combine with the sodium और potassium। डायरिया की कितनी किस्में होती है? लार्ज गट डायरिया और स्मॉल गट डायरिया। लार्ज गट डायरिया से सेक्रेटरी डायरिया मोस्टली होता है एंड सेक्रेटरी डायरिया में जैसे कॉलरा में, ये एंटेरोपैथिक इकोलाई में होता है। तो इसमें इंटेस्टाइनल सेक्रीशन में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट ज्यादा होता है बाय पेयरिंग दी रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा सीक्रेशन में भी, ठीक है। और ये क्लास्ट्रीडियम डिफिसिल में भी सीक्रेटरी टियोलॉजी होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑस्मोटिक डायरिया। ऑस्मोटिक डायरिया में क्या होता है? ऑस्मोटिक डायरिया में क्या होता है? ऑस्मोल ज्यादा होंगे ह्यूमन में तो वो वाटर को अपने साथ ले लेंगे, वाटर की एब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। और ब्लड में क्या होगा? हाइपरनेट्रीमिया होता है, ठीक है। जो ऑस्मोट जो हैं बाहर से दिए जाते हैं या इंटरनली होते हैं, तो वो वाले जो वाटर की एब्जॉर्प्शन ब्लड से लेंगे वाटर की और हाइपरनेट्रीमिया क्रॉस करते हैं।
डायरिया में क्या कुछ हो सकता है? हाइपोवोलीमिया, रिड्यूस जीएफआर, और अगर सीवियर हाइपोवोलीमिया हो गया तो शार्ट में जा सकता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है, हाइपोकैलीमिया हो सकता है क्योंकि पोटेशियम का लाभ स्टूल्स में होता है, और उधर से अभी बात करेंगे सेकेंडरी हाइपरएंडोस्टेरिज्म में से किडनी में से भी होता है। लेस कॉमनली हाइपरनेट्रीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। हाइपरनेट्रीमिया क्यों होता है? अभी हमने बात की है कि ऑस्मोटिक डायरिया में वाटर की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई ब्लड से, उसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया होता है। और अगर ये सिक्रीटरी डायरिया है तो उसमें हाइपरनेट्रीमिया नहीं होगा। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होती है? ज्यादा बाइकार्बोनेट तो क्लियर हो गया, हाइपोक्लीमिया की भी हो गया, हाइपरनेट्रीमिया। मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्यों होगी? हाइपरएंडोस्टेरिज्म की वजह से। एक तो ये मैकेनिज्म के मेटाबॉलिक डायरिया में भी क्या होगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी और हाइपोकैलीमिया होगा। अब ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी और हाइपोकैलीमिया में भी मोनिया जेनेसिस जो है वो बड़ा हानि है। जब मोनिया बढ़ेगी, मोनिया जेनेसिस, तो बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन भी बढ़ेगी। ये ऐड हो गया। और दूसरी सिचुएशन वही जो सीवियर हाइपरएंडोस्टेरिज्म वाली, कि ये वाला जो हाइड्रोजन की सिक्रीशन इधर हुई सेकेंडरी, और बाइकार्बोनेट जो है वो रीअब्सॉर्ब हो गई। तो दो वजह तो ये हो गई, बाइकार्बोनेट की प्रोडक्शन ड्यू टू अमोनिया जेनेसिस और बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन ड्यू टू सोडियम रीअब्सॉर्प्शन, और ये हाइड्रोजन की सिक्रीशन की वजह से सोडियम यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हुआ, उसकी जगह पे ये हाइड्रोजन सिक्रीट हुआ, और उसके बदले में ये बाइकार्बोनेट ब्लड में चला गया। यहाँ भी बाइकार्बोनेट ब्लड में चला गया और यहाँ भी बाइकार्बोनेट ब्लड में। अब इसके अलावा देयर आर 3 अदर कंडीशंस, आपने याद रखनी, को पूछ लेता है आपसे कि डायरिया में आमतौर पर मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। दूसरी चीज, नेम दी कंडीशंस which can lead to metabolic acidosis in diarrhea। तो इसका जवाब क्या होगा कि severe volume depletion, increase sodium reabsorption due to secondary hyperaldosteronism, hydrogen secretion और bicarbonate की absorption, plus increase ammonia genesis, और उसके बदले में बाइकार्बोनेट की सिंथेसिस और बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन। एक तो ये हो गया। उसके अलावा 2 अदर कंडीशन जो जीआई से रिलेटेड है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये लोअर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से, एक तो विलस एडिनोमा है, विलस एडिनोमा, और दैट दूसरा है कंजेनिटल डायरिया। इन दोनों कंडीशंस में भी क्लोराइड का लॉस होता है। तो ये वाला आपको बाइकार्बोनेट का लॉस होता है ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट, विलस एडिनोमा, कंजेनिटल डायरिया, और तीसरी चीज जो है दैट इज ज़ुलिंगर-एलिसन सिंड्रोम। ज़ुलिंगर-एलिसन सिंड्रोम में क्या होता है? स्टमक में HCl की सिक्रीशन बढ़ती है, और जब H की सिक्रीशन ज्यादा होगी उसके बदले में बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। तो ये 3 कंडीशन जो है, ज़ुलिंगर-एलिसन सिंड्रोम, कंजेनिटल डायरिया और विलस एडिनोमा, और उसके अलावा पॉसिबली ड्यू टू सीवियर डायरिया, सीवियर वॉल्यूम डिप्लीशन, जिसकी वजह से दोनों इंक्रीज अमोनिया जेनेसिस
और इंक्रीज जो है हाइड्रोजन की सिक्रीशन ड्यू टू सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, तो उसके बदले में बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। अब हाइपर कौन सी एसिडोसिस होती है डायरिया में? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, अब हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो यहाँ पे जब एमोनियम की सिक्रीशन बढ़ गई तो क्या होगा? यूरिन पीएच को क्या होगा? यूरिन पीएच कम हो जाएगी, यूरिन पीएच भी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये सिचुएशन पैदा हो गई है कि हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है और यूरिन पीएच हाई भी है। तो ये वाली कंडीशन जो है और किस चीज में होती है? डिस्टल और टीएन में कि हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, यूरिन पीएच हाई है। तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे? ये कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि डिस्टल आरटीए है या ये डायरिया की वजह से है? यूरिनरी लाइन के एब्सेस है। तो एक तो अमोनियम सिक्रीशन ज्यादा होगी, इसकी वजह से यूरिन में नेगेटिव एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा, और दूसरी चीज ऑस्मोलर गैप, अमोनियम की सिक्रीशन की वजह से ऑस्मोलर गैप ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यूरिन ऑस्मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला आता होना चाहिए आपको कि 2 into यूरिन सोडियम प्लस यूरिन पोटेशियम, और अगर ग्लूकोज भी आ रहा है तो ब्लड ग्लूकोज डिवाइडेड बाय 80, ये आपकी यूरिन की ऑस्मोलैरिटी आ जाएगी। ये तो कैलकुलेटेड ऑस्मोलैरिटी है, और फिर आपने मेजर्ड ऑस्मोलैरिटी करनी। मेजर्ड ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी अमोनियम की सिक्रीशन की वजह से, और इस फार्मूले में तो अमोनियम कहीं नहीं आया, तो कैलकुलेटेड यूरिन ऑस्मोलैरिटी कम होगी और मेजर्ड ऑस्मोलैरिटी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा यूरिन ऑस्मोलैरिटी होगी, जितना ज्यादा ऑस्मोलर गैप होगा, उतना ही पॉसिबली अमोनियम की सिक्रीशन ज्यादा होगा। तो ये अगर डायरिया में यूरिन पीएच हाई है और हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, नहीं एल्कलोसिस है, यूरिन पीएच हाई है, तो आपने डिस्टल रीनल ट्यूबरकुलोसिस से डिफरेंशिएट कैसे करना? यूरिन पीएच सिर्फ नहीं देखनी, क्योंकि वो आपको मिसलीड करेगी। तो आपने यूरिन एनएन गैप और यूरिन ऑस्मोलर गैप चेक करना। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको। अब इसमें 2-3 चीजें हैं आपके लिए, वापस में आता हूं। ये ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जबकि सेकेंडरी हाइपरएंडोस्टेरोसिस डेवलप हो चुकी या वॉल्यूम डिप्लीशन हो चुकी है, तो प्रॉक्सिमल ट्यूबुल पे क्या इफेक्ट होगा वॉल्यूम डिप्लीशन का? सोडियम बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी मेंटेनेंस फेज। ठीक है, जनरेशन फेज में नहीं बढ़ेगी, मेंटेनेंस फेज में सोडियम बाइकार्बोनेट की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। और अगर प्रॉक्सिमल ट्यूबुल में सोडियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गई है, तो डिस्टल डिलीवरी सोडियम की कम हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपका सोडियम यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो रहा, तो क्या होगा? हाइड्रोजन भी सिक्रीट नहीं होगी और पोटेशियम भी सिक्रीट नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में
डायरिया में सोडियम जो है इज नॉट ए गुड पैरामीटर टू असेस द वॉल्यूम स्टेटस। ठीक है, जनरेशन फेज में बाइकार्बोनेट यूरिया की वजह से सोडियम हाई होगा और यहाँ पे सोडियम कम होगा ड्यू टू इंक्रीज प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन। ज्यादा लो हो जाएगा। तो इसके लिए आपके पास बाइकार्बोनेट, ये आपका पास केस ऐसा आ सकता है जिसमें लो यूरिन सोडियम और लो पोटेशियम हो। लो सोडियम में लो पोटेशियम, लो सोडियम और लो पोटेशियम हो यूरिन में। पेशेंट को अगर सेकेंडरी हाइपर एंडोस्टेनिज्म है तो सोडियम तो लो होगा, मगर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन की वजह से पोटेशियम की सिक्रीशन ज्यादा हो गई है। तो सेकेंडरी हाइपर एंडोस्टेनिज्म में सोडियम इज लो यूरिन में और पोटेशियम ज्यादा होता है। अगर दोनों लो हैं तो इसका मतलब यही होगा कि सोडियम यहाँ पे पहुंचा ही नहीं, सोडियम की डिस्टल डिलीवरी नहीं हुई, जिसकी वजह से पोटेशियम की सिक्रीशन नहीं हुई। दैट विल इंडिकेट मोर सीवियर वॉल्यूम डिप्लीशन। अगर आप यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स करवाते हो तो सोडियम लो और पोटेशियम हाई है तो वो मॉडरेट वॉल्यूम डिप्लीशन होगी। अगर दोनों लो हैं और यूरिन की पीएच भी हाई है तो दैट विल बी मोर सीवियर वॉल्यूम डिप्लीशन। ये आपको क्वांटिफाई कर सकता है कि इस वॉल्यूम स्टेटस क्या होगा इस पेशेंट यूरिन एनालिसिस। ठीक है, मोर सीवियर वॉल्यूम डिप्लीशन में लो सोडियम लो पोटेशियम होगा और मॉडरेट वॉल्यूम डिप्लीशन में लो सोडियम और हाई पोटेशियम होगा। तो हमारे इस पेशेंट में वीकनेस थी, ग्रोथ रिटार्डेशन थी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर था, हाइपोकैलेमिया था और बाइकार्बोनेट हाई था। तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी है और हाइपोकैलेमिया भी है। तो यहां तक अगर आप अब देखते हैं तो इट कुड बी वॉमिटिंग, सुपरस्टिशियस वॉमिटिंग का चांस दिया है। तो यहां तक ट्रू है, हाइपोकैलेमिया भी है और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी है, तो दैट कुड बी सुपरस्टिशियस वॉमिटिंग। मगर जब आप आगे जाते हो, अभी हमने देखा कि सुपरस्टिशियस वॉमिटिंग में क्या होता है, या वैसे वॉमिटिंग हो तो उसमें क्या होता है कि सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन सोडियम लो होता है और बाइकार्बोनेट की रीअब्सॉर्प्शन, ये क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन की वजह से क्लोराइड यूरिन में वेरी लो होता है। मगर यहाँ पे सोडियम भी हाई है और क्लोराइड भी हाई है। इन दो चीजों की वजह से हाई सोडियम और हाई क्लोराइड यूरिन में, उसकी वजह से आपकी वॉमिटिंग जो है रूल आउट हो जाती है। अब आ जाए आप लैक्सेटिव अब्यूज। लैक्सेटिव अब्यूज में क्या होता है, वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से पहले नंबर पे तो हाइपरक्लोरिमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। तो इस पेशेंट में हाइपरकैलेमिया है, ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। डायरिया में या लैक्सेटिव अब्यूज में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होनी चाहिए।
और दूसरे नंबर पे उसमें भी सेकेंडरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से यूरिन सोडियम फिर भी लो, जो कि इसमें नहीं है। तो आपका लैक्सेटिव यूज भी आउट हो गया। अब आपके पास क्या बचा? दो चीजें बच गई, जेटलमैन सिंड्रोम और बार्टर सिंड्रोम। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर, हाइपोकैलेमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाई यूरिन सोडियम पोटेशियम, ठीक है, हाई क्लोराइड, ये सारा कुछ फिट हो जाता है बार्टर सिंड्रोम में। मगर ये जो हाई यूरिनरी कैल्शियम है वो बार्टर में नहीं होता, वो जेटलमैन में होता है। बाकी चीजें जेटलमैन में ये सारा कुछ होगा एक्सेप्ट हाइपरकैल्सीमिया, इसलिए ये बार्टर सिंड्रोम का केस है। तो थोड़ा सा इनके बारे में बार्टर और जेटलमैन के बारे में। ये आपका नेफ्रॉन है और ये थिक सैनिक ग्रुप ऑफ फैमिली, और ये आ गया आपका ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे कौन सी चैनल होती है? मेनली सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड, जिसमें क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन होती है एक्टिवली, और उसके पीछे सोडियम ये और पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है। और यहाँ पे कौन सी चैनल है? कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में थायराइड सेंसिटिव चैनल या एनसीसी चैनल, सोडियम क्लोराइड चैनल, जहाँ से सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होता है। दोनों चीजें एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होती हैं। तो ये थिक सैनिक ग्रुप ऑफ फैमिली में सोडियम पोटेशियम और 2 क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, और से पोटेशियम की सिक्रीशन होगी और ये वापस रीअब्जॉर्ब होगा। और डिस्टल कन्वोल्यूटेड में ये सोडियम क्लोराइड एज सच रीअब्जॉर्ब होगा, दोनों चीज। और ये TRPV5 और 6 जो है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की चैनल है। यहाँ पे जब ये क्लोराइड एक्टिवली रीअब्जॉर्ब होगा तो सोडियम और पोटेशियम तो यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाएंगे, और कैल्शियम और मैग्नीशियम यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, क्योंकि क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव टेंशन हो गया। तो उसके लिए आप पॉजिटिवली चार्ज जो कैटायंस हैं उनको भी रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ताकि आपका इलेक्ट्रिकली बैलेंस ठीक हो जाए। ठीक है, तो बार्टर सिंड्रोम जो है वो यहाँ पे एक्ट करता है। बार्टर सिंड्रोम जो है यहाँ पे क्लोराइड की और सोडियम और पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिप्लीशन हो जाएगी, और वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से एंजियोटेंसिन 2 और एंडोस्टेरोन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन डिस्टल ट्यूब्यूल बढ़ेगी सेकेंडरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से, और जिससे पोटेशियम का लॉस होगा। तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा, इंक्रीज एंडोस्टेरोन हो जाएगी, इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2 हो जाएगी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा, और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपोकैलेमिया वो हो जाएगा, वो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की वजह से। यहाँ से नहीं कुछ भी हुआ, यहाँ से सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन ब्लॉक हुई है, मगर आगे जो है डिस्टल ट्यूब्यूल में जब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी तो पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन की सिक्रीशन होगी, जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपोकैलेमिया डेवलप होगा।
और ये और जगह और कौन सी है यहाँ पे, लूप डायग्राटिक एक्ट करते हैं, फ्रूसिमाइड इस चीज को ब्लॉक करते हैं। एक चीज याद रखोगे, लूप डायग्राटिक इस जगह इसको ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी और कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं होगी, क्योंकि क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे ठीक होगी। तो इसलिए दिस इज द ओनली प्लेस वेयर सोडियम क्लोराइड सोडियम के साथ कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कपल्ड है यहाँ पे, और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में भी कपल्ड होगी। यहाँ पे कितने ही सोडियम में कितने परसेंट सोडियम रीअब्सॉर्ब होता है ऑफ द फिल्टर्ड लोड, 15 to 20%, 10 to 20% तो इसकी वजह से कैल्शियम की भी खासी अमाउंट रीअब्सॉर्ब नहीं होगी। अब आ जाए डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जब ये NCCT कनेक्टिंग ट्यूब्यूल में ये सोडियम क्लोराइड चैनल जो है वो ब्लॉक होगी, तो ये सोडियम क्लोराइड अब्सॉर्ब नहीं होगा। यहां पे सोडियम भी रीअब्सॉर्ब हुआ, क्लोराइड भी रीअब्सॉर्ब हुआ, ठीक है। यहां पे पहले क्लोराइड रीअब्सॉर्ब हुआ था और यहां पे नेगेटिव हो जाने की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल थे उनको भी रीअब्सॉर्ब करना पड़ा। जहां चूंकि सोडियम क्लोराइड एज सच रीअब्सॉर्ब हो रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रिकल जो बैलेंस है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो रहा है तो क्लोराइड भी पास है, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो इस सोडियम क्लोराइड की रीअब्सॉर्प्शन की वजह से कैल्शियम मैग्नीशियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन जो है यहाँ पे हो रही है वो इंडिपेंडेंट हो रही है सोडियम क्लोराइड। और इस सिस्टम में जब ये ब्लॉक होता है तो इस चैनल की जो ये TRPM6 जो है मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन वाली चैनल जो है ये भी डाउन रेगुलेशन हो जाती है, इसके चैनल्स की जो है एक्सप्रेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम भी रीअब्सॉर्ब नहीं होता, मैग्नीशियम का भी लॉस होता है। TRPV5 जो है ये कैल्शियम रीअब्सॉर्प्शन की चैनल, इसको कुछ नहीं होता, जिसकी वजह से कैल्शियम की रीअब्सॉर्प्शन नॉर्मल रहती है, मगर मैग्नीशियम की रीअब्सॉर्प्शन नहीं होती। तो इसलिए ये जिटलमैन सिंड्रोम में कैल्शियम जो है उसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, तो कैल्शियम नॉर्मल होता है, हाइपोकैल्सियूरिया होता है। सोडियम क्लोराइड के साथ मैग्नीशियम की भी एब्जॉर्प्शन जो है वो भी इफेक्टेड हो जाती है, तो मैग्नीशियम का लॉस होने की वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया होगा। दो चीजों का डिफरेंस है दोनों में, बार्टर सिंड्रोम में और जिटलमैन सिंड्रोम में। इसमें कैल्शियम की एक्सक्रीशन ज्यादा होगी या कम होगी? सर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ठीक होगी, मैग्नीशियम कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगी, इसलिए यूरिन में कैल्शियम कम हो जाएगा। जी सर। यहाँ पे क्या होगा? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम होगी, कैल्शियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, मैग्नीशियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, तो मैग्नीशियम की एक्सैक्ट क्वांटिटी यहाँ पे डिलीवर होगी, मगर बार्टर सिंड्रोम में ये मैग्नीशियम चैनल इज नॉर्मल, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रीअब्सॉर्ब नहीं हुआ था वो यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, इसलिए मैग्नीशियम का लॉस बार्टर सिंड्रोम में नहीं होता। ठीक है। अब बार्टर सिंड्रोम की
कितनी सब टाइप्स हैं? 5 टाइप्स, ठीक है। क्लासिकल टाइप जो है वो यही है कि ये 2Cl और सोडियम पोटेशियम चैनल जो है ये ब्लॉक होती है। दूसरी चैनल जो है ROM K की डिसफंक्शन, जिस वजह से पोटेशियम की सिक्रीशन नहीं होती। अब जब पोटेशियम की सिक्रीशन नहीं होगी तो यहाँ पोटेशियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, तो जिसकी वजह से सोडियम और क्लोराइड भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए पोटेशियम की सिक्रीशन ना होने की वजह से ROM K की डिसफंक्शन की वजह से 20 सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन जो है वो इफेक्ट हो जाती है, तो उससे यामी बार्टल सिंड्रोम हो जाता है। तीसरा जो टाइप है वो ये क्लोराइड चैनल जो है KB, ये वाली जो क्लोराइड KB चैनल जो यहाँ से क्लोराइड एब्जॉर्ब होके इस चैनल से ब्लड में जाता है। अगर ये क्लोराइड चैनल जो है KB ये डिफेक्टेड हो जाए तो क्लोराइड यहाँ से ब्लड में दाखिल नहीं होगा, सेल के अंदर क्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये क्लोराइड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा और जिसकी वजह से सोडियम और पोटेशियम भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसलिए ये सब टाइप 3 होगी। 4 काय के टोटल चैनल के उसमें सब यूनिट जो एक्टिव पार्ट है KA उसके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। ये वाटर यूनिट जो है उसकी वजह से ये वाला जो है डिफेक्टिव होगा और उसकी वजह से क्लोराइड एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा, जिसकी वजह से ये सिम्टम होगा। और 5वीं चीज जो है ये MACD2 जो कि इसमें से सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन इसमें से भी और यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है, उसका डिफेक्ट हो जाएगा तो वो भी सोडियम क्लोराइड की एक्सक्रीशन होगी, तो वही प्रॉब्लम पैदा होगी। यहाँ आपको जिटलमैन सिंड्रोम में क्या होता है, पेशेंट जो है नॉर्मोटेंसिव है, ब्लंटेड स्मॉल एंजियोटेंसिन 2 है और इधर आके सोडियम क्लोराइड ये DCT में क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट सोडियम क्लोराइड की ट्रांसपोर्ट डिफेक्ट हुई तो सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी रीअब्जॉर्ब नहीं हुई तो डिस्टेंस डिलीवरी बढ़ गई। वॉल्यूम कंट्रैक्शन की वजह से ये आपका हाइपर एंडोस्टर्निज्म डेवलप हो गई वॉल्यूम कंट्रैक्शन की वजह से, जिसकी वजह से आपकी सोडियम क्लोराइड की एब्जॉर्प्शन से बढ़ गई और पोटेशियम की एक्सक्रीशन ज्यादा हो गई। हाइड्रोजन की भी एक्सक्रीशन बढ़ी तो उसने मेटाबॉलिक प्रोसेस का ये पोटेशियम और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से पोटेशियम की लॉस की वजह से हाइपोक्लीमिया हो जाएगा और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन की वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगी ड्यू टू TRPM6 के साथ प्रॉब्लम होने की वजह से, जिसकी वजह से हाइपर मैग्नीशियमिया क्या हो गया है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मैग्नीशियम की कम हो जाएगी तो हाइपर मैग्नीशियम यूरिया होगा, यूरिन में मैग्नीशियम का लॉस ज्यादा होगा, जिसकी वजह से हाइपोमैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, ये हाइपोमैग्नीसीमिया हो गया, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है इसमें, इसलिए हाइपोकैल्सियूरिया होगा, जिसकी वजह से बोन मिनरल डेंसिटी जो है वो भी डिफेक्टिव हो सकती है। तो ये जिटलमैन सिंड्रोम है और 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट ये आ गई, हाइपोमैग्नीसीमिया और कैल्शियम हाइपोकैल्सियूरिया, ये ब्लड में और ये यूरिन में कम हो जाता है। यहाँ पे ये यूरिनरी कैल्शियम हाई था, जिसकी वजह से जिटलमैन रूल आउट हो गया, तो बार्टर सिंड्रोम आपके पास जवाब आ गया, सही था आपका। ये बेसिकली वही दिखाई है कि बार्टर सिंड्रोम में यूरिन कैल्शियम ज़्यादा होता है और जिटलमैन में कम होता है।
मैग्नीशियम अनचेंज होता है और उसमें यूरिनरी मैग्नीशियम ज़्यादा होने की वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया हो जाता है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, हाइपर कैल्सीमिया की ट्रीटमेंट क्या होती है? सर पहले तो हाइपर कैल्सीमिया के लिए हाइड्रेट करेंगे सर। आप पेशेंट को हाइड्रेट करते हैं पहले नंबर पे, उसका इफेक्ट नहीं होता तो फिर आप फ्रूसिमाइड देते हैं। फ्रूसिमाइड जो है ये यूरिनरी कैल्शियम की एक्सेशन बढ़ा देगा। अभी हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया। और कोई कंडीशन है जिसमें डायूरेटिक यूज होता है अदर देन डायूरिसिस? इंडिकेशंस ऑफ ये डायूरेटिक यूज मैं बता दूं। एक तो वॉल्यूम ओवरलोड हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, उसके अलावा एक ये हो गई हाइपरकैल्सीमिया हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ओवरलोड, हाइपरटेंशन और हाइपरकैल्सीमिया। और कंडीशन बताएं। दस इंडिकेशन है डायूरेटिक यूज की, बाकी सारी जो है इन तीन के अलावा वो नॉर्मल वॉल्यूम स्टेटस में ही यूज की जाती है। जी हाइपरकैलेमिया में दे सकते हैं। चले, हाइपरकैल्सीयूरिया, इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया में क्या होता है? कैल्शियम की एक्सेशन ज्यादा हो जाती है, हाइपरकैल्सीयूरिया होता है जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन होती है। वहां आप थायराइड डायूरेटिक यूज करते हैं। थायराइड डायूरेटिक क्यों यूज करते हैं? कि सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन जो है डिफेक्टिव हो जाएगी, लॉस ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा जिसकी वजह से वॉल्यूम डिप्लीशन होगी और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से, सेमी लूप ऑफ एनले से और कलेक्टिंग डक्ट से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो उसके साथ कैल्शियम की भी रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कैल्शियम की एक्सेशन कम हो जाएगी। और क्या और कंडीशन? डायबिटीज इंसिपिडस और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस क्या कैसे हल करते हैं? कैसे हेल्प करते हैं डायबिटीज इंसिपिडस में? एसेंडिंग लूप ऑफ एनले में और डिस्टल कम्युनिकेटर ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन कम हो गई, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया हो गया, सॉल्ट डिप्लीशन हो गई और दैट विल रिजल्ट इन इंक्रीज सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्प्शन एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन उस सेगमेंट में जो कि ब्लॉक नहीं हो रही। अगर आप फ्रूसिमाइड यूज कर रहे हो तो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ब्लॉक नहीं हो रहा और डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल ब्लॉक नहीं हो रहा, ठीक है। अगर आप फ्रूसिमाइड यूज कर रहे हो तो वो भी डिस्टल कन्वर्टेड ब्लॉक नहीं हो रहा और प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल ब्लॉक नहीं हो रहा। तो इस वजह से जब नेगेटिव बैलेंस होगा तो इन सेगमेंट से सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी, उसके साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी। वाटर की डिलीवरी टू डिस्टल कन्वर्ट जो कलेक्टिंग डक्ट है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब अगर एडीएच नहीं भी है तो वाटर का लॉस कम हो जाएगा।
यही चीज आपकी नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में होगी। और कौन सी इंडिकेशन है? रीनल ट्यूबरल एसिडोसिस क्या होता है? उसमें हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। तो अगर आप फ्रूसिमाइड देते हो तो क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, क्लोराइड का लॉस होगा और इलेक्ट्रिक डक्ट में सेकेंडरी हाइपरएडोसिज्म की वजह से आपकी सोडियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, जिस वजह से पोटेशियम का लॉस बढ़ेगा और हाइड्रोजन सिक्रीशन की वजह से बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिससे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये चार सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये, तो लेट्स सी, ये आपको मुश्किल हो गई मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। आपके पास हाइपोकैलेमिया का केस है, तो आपने दो चीजें डायग्नोसिस के लिए वर्क करते कि यूरिन क्लोराइड क्या है, ठीक है, और एसिड बेस स्टेटस क्या है। हाइपोकैलेमिया मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी हो सकता है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस में भी हो सकता है। और रीनल लॉसेस में जो पैरामीटर है कि यूरिन पोटेशियम और यूरिन क्रिएटिनिन का रेशियो जो है मोर देन 15 या रफली 15 मिली इक्विवेलेंट से ज्यादा अगर पोटेशियम की एक्सक्रीशन है तो इससे मतलब रीनल लॉसेस हो रहे हैं। 15 से अगर यूरिनरी पोटेशियम है तो दैट मींस पोटेशियम का लॉस नहीं हो रहा है। तो अगर रीनल लॉसेस भी हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस भी है, तो फिर आपने यूरिन क्लोराइड चेक करना है। लो यूरिन क्लोराइड है तो इससे मतलब क्या होगा कि एक्स्ट्रा रीनल लॉसेस हो रहे हैं। अगर यूरिन क्लोराइड हाई है तो फिर मींस कि ये रीनल लॉसेस हो रहे हैं पोटेशियम। फिर आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, नॉर्मोटेंशन है तो डायलिटिक हो सकते हैं, बार्टर सिंड्रोम हो सकता है, जिटलमैन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। और अगर हाइपरटेंशन है तो बेसिकली मिनरलोकॉर्टिक एक्सेस वाले काजेज जो है वो सारे आ जाएंगे। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक तो आपका रीनल ट्यूबरल एसिडोसिस हो जाएगी। इसके अलावा बात करेंगे जो केस आएगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। चलें ये एक क्वेश्चन और कर लें। A 68-year-old man has a history of esophageal reflux. He has received esomeprazole for past year. He complains of weakness. The patient's examination is normal except for some mild muscle weakness and decreased deep tendon reflexes. And ECG shows prominent blue waves in the precordial leads. His lab results serum sodium is 142 per liter, potassium 2.2, chloride 99, and bicarbonate 28 milliequivalent per liter. BUN is 12, creatinine is 0.8, and glucose 110 milligram per deciliter. Urine analysis is normal. Which one of the following should be now done? A. Plasma aldosterone to renal ratio. B. Serum magnesium. C. Transtubular potassium ratio. D. Platelet count. E. White blood cell count. So serum magnesium. तो इसमें बेसिकली एक एक करके चेक करने, ये दो चीजें, प्लेटलेट काउंट और व्हाइट ब्लड काउंट क्यों चेक करने? थ्रोम्बोसाइटोसिस है, ये ल्यूकोसाइटोसिस है तो सूडो हाइपोकैलेमिया हो सकता है ड्यू टू ट्रांससेलुलर शिफ्ट हो, ठीक है। प्लाज्मा एल्डोस्टेरोन टू रीनल रेशियो को देखना है
कि प्राइमरी या सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोन को चेक करना है। और ट्रांसट्यूबुलर पोटेशियम रेशियो को करना है, ट्रांसट्यूबुलर रेशियो को करना है कि यूरिनरी लॉस ऑफ पोटेशियम चेक करना है। और सीरम मैग्नीशियम आपने क्यों चेक करना है? क्योंकि हिस्ट्री है ये पीपीआई लेने की एसोमेप्रेजोल को जो है व्हिच लीड्स टू मैग्नीशियम का लॉस। और मैग्नीशियम का लॉस की वजह से हाइपोक्लीमिया क्यों होता है? ये थ्योरेटिकली ये वाली जो रॉन्ग के चैनल है, मैग्नीशियम इज गॉड ऑफ दिस चैनल, कंट्रोल करता है पोटेशियम का लॉस फ्रॉम रॉन्ग के। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो पोटेशियम का लॉस जो है अनलिमिटेड हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम का लॉस होगा तो हाइपोक्लीमिया डेवलप कर जाएगा। हाइपोमैग्नीसीमिया होगा तो राम के गार्ड जो है या कंट्रोल जो है खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम का लॉस बढ़ेगा और हाइपोक्लीमिया डेवलप हो जाएगा। तो मैकेनिज्म उसका हाइपोमैग्नीसीमिया में क्या होता है। तो टाइम हो गया, अब आप मुझे बताएंगे कि क्या पढ़ा है आज। सर नॉर्मल फिजियोलॉजी और ट्यूबुलर सर नेफ्रॉन पढ़ी है हमने, टॉल असेंडिंग ग्रुप के अंदर सर सोडियम क्लोराइड को चैनल्स का मैकेनिज्म। पहले नंबर पे तो हमने कुछ डिस्कस किया है कि फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस प्रॉब्लम जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है कि वॉमिटिंग हो सकती है या डायरिया हो सकता है। तीसरी चीज जो हो सकती है इसमें फिस्टुला से लॉसेस हो सकती है, गैस्ट्रिक या प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से लॉस हो सकता है या क्रोनिक फिस्टुला हो सकता है, और डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल पे फिस्टुला है उस लेवल पे हो सकता है। फिर हमने डिस्कस किया है, इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली जो ना, कि डायरिया में सुपरफिशियली जब आप पेशेंट डायरिया का देखते हो तो फौरन आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होगी यूरिन पीएच के बारे में? डायरिया हो रहा है पेशेंट को, हाइपरक्लोरीमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो व्हाट यूरिन पीएच क्या एक्सपेक्ट करोगे? जो टी है अभी तो डिस्कस किया है। यूरिन पीएच आप लो एक्सपेक्ट करोगे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस डेवलप हो रही है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉज की वजह से, और किडनी इसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगी बाय इंक्रीजिंग एसिड एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से यूरिन पीएच विल बी लो। मगर सिचुएशन ऐसी भी आ जाती है कि जब डायरिया के बावजूद यूरिन पीएच वुड बी हाई, बजाय एल्कलाइन होने, एसिडिक होने के, एल्कलाइन हो जाती है बजाय एसिड होने के। एसिड की सिक्रीशन जो किडनी से होनी चाहिए थी इन द प्रेजेंस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस ड्यू टू डायरिया, तो एसिड की सिक्रीशन नहीं होने पाती। ठीक है, और चंद काजेज और भी बात की आपने कि जिसमें डायरिया में जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाती है रादर देन एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगी? डायरिया में मेटाबॉलिक एसिडोसिस कब होगी? तो रीजन एक तो अमोनिया जेनेसिस ज्यादा हो जाए और दूसरा सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोन ज्यादा सीवियर हो जाए, तो दोनों प्लेसेस से बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। ठीक
है, वो जो बाइकार्ब की एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो सकती है, जिसकी वजह से वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ओवरकम कर है। ठीक है, तो ये डायरिया में और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में नॉर्मल कैसे वर्क होता है कि बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन, ये क्लोराइड की सिक्रीशन, हाइड्रोजन की सिक्रीशन स्टमक में कैसे होती है, और ये सिचुएशन जो है हाई सीरम बाइकार्बोनेट की वो इंटेस्टाइन में जाके रिवर्स कैसे होती है। वॉमिटिंग में क्या एब्नॉर्मैलिटीज होती है, जनरेशन फेज में क्या होता है, मेंटेनेंस फेज में क्या होता है, और उसके बाद पैथोजेनेसिस कह लीजिए वाटर और जिटलमैन सिंड्रोम की, और दोनों की डिफरेंशियल डायग्नोसिस के इंपॉर्टेंट फीचर क्या है टू डिफरेंशिएट करने। ठीक है, और फिर ये दूसरा क्वेश्चन हो जो था कि ये रिलेशनशिप ऑफ मिप्रेजोल एंड मैग्नीशियम सिक्रीशन जो है वो भी याद रखना है कि आपके पास मिप्रेजोल पे पेशेंट आ रहे हैं। अब ये कॉमन प्रैक्टिस है कि हर पेशेंट को तकरीबन मिप्रेजोल मिल रही होती है, तो उनमें से कोई हाइपोकलीमिया के साथ आता है तो उनका आपने मैग्नीशियम लेवल करवाना है। ये डेली डे टू डे प्रैक्टिस में ये बात हो सकती है। यू मे सी ए पेशेंट ऑफ हाइपोकलीमिया और हिस्ट्री पूछेंगी तो उसमें मिप्रेजोल इनटेक नहीं होगा, या हाइपोकलीमिया का केस है तो आपने मिप्रेजोल की भी हिस्ट्री पूछनी है क्योंकि वेरी कॉमन है ये। ठीक है, एनी क्वेश्चन जो है कोई नहीं। मुझे ना आपको एक बात बता दूं, अगर आप डिस्कशन करोगे तो ज्यादा लर्न करोगे। ठीक है, एक्टिव लर्नर की डेफिनेशन क्या होती है कि जो पार्टिसिपेट करता है डिस्कशन, और एक डेफिनेशन जो है गुड टीचर की ये भी है कि who listens more and speaks less। स्टूडेंट से निकलवाता है बजाय खुद बताने के। तो कोशिश किया करें कि भी आप बोला करें ताकि इससे डिस्कशन होगी तो चीज आपको ज्यादा देर याद रहेगी। ठीक है, अब इसमें 3 चीजें होती हैं लर्निंग में, क्या क्या है? यू लिसन, कोई चीज जो है यू लिसन, दूसरे चीज पे कोई चीज आपको याद रहेगी इफ यू हैव सीन इट, और तीसरे नंबर पे इफ यू हैव डिस्कवर्ड इट। अब आपने लिसन की मैंने बात की है, अब मैंने बताया कि ठीक है मिप्रेजोल में हाइपोक्लीमिया हो सकता है, ये तो लिसनिंग वाली बात है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात क्या होगी कि एक पेशेंट आपके पास आ जाता है, उसको हाइपोक्लीमिया भी था और उसकी इनटेक भी थी मिप्रेजोल की, और तीसरा पेशेंट वो आ जाता है कि उसको हाइपोक्लीमिया था और आपने हिस्ट्री में स्पेसिफिकली उसको पूछा कि तुम्हें क्या ये मिप्रेजोल वगैरह तो नहीं ले रहे, और आपने डिस्कवर किया कि ये मिप्रेजोल भी ले रहा था। तो इसमें मैक्सिमम जो याद रखने की चीज है वो आपकी ज्यादा देर मेमोरी में रहेगी जो चीज आपने डिस्कवर की है। जो आपने देखी है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगी, और सबसे कम जो है जो देर पर मेमोरी में रहेगी वो इफ यू जस्ट लिसन इट। ठीक है, जब तक आप लिसन करके उसको डिस्कवर नहीं कर लेते वो चीज आपको याद नहीं रहेगी। लेकिन अब मैंने बता दिया ये बात भूल जाए
मगर नेक्स्ट टाइम आपके पास हाइपोक्लीमिया का केस आता है और आपने स्पेशली मैग्नीशियम लेवल करवाया है कि मैग्नीशियम लेवल इनमें लो हो सकता है क्योंकि ये पेशेंट ओमिप्रेज़ोल रह रहा है, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो आपको उम्र भर याद रहेगा। अगर आपको ये मौका नहीं मिलता, सिर्फ मुझसे सुना था, तो हो सकता है अगले महीने भूला हुआ हो। तो आप इसको डिस्कस करें तो ज्यादा अच्छा होता है, याद रहता है ज्यादा। ओके बेटा सर नेक्स्ट टाइम भी एमसीक्यूज इधर से शुरू करेंगे सर, जो रह गए। मैं इसी तरह मैंने डिस्कस कर लिया, मुख्तलिफ टॉपिक जो है डिस्कस हो जाएंगे। जी सर ठीक है, आपको थोड़ा पता ये आप जो है इलेक्ट्रोलाइट रिलेशन डिसऑर्डर्स हो गए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, डायरिया में क्या होता है और वॉमिटिंग में क्या होता है। तो सर इसी तरह तो वाटर सिंड्रोम क्या होता है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, जेंटलमैन की पैथोजेनेसिस क्या है, और दोनों की डिफरेंशियल डायग्नोसिस में वर्कअप में कौन से टेस्ट हैं दोनों से डिफरेंशिएट करते हैं। जी सर। तो सर वेडनेसडे को सर बुध को नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे को वेडनेसडे नेक्स्ट टाइम वेडनेसडे ठीक है सर इंशाल्लाह। वो सर मैं एक पहले पूछ लूंगा आपसे। ठीक है, ओके आवाज सही थी? जी सर आवाज बिल्कुल क्लियर थी सर आवाज। हैं? क्लियर थी सर आवाज। आवाज क्लियर थी? जी सर। चलिए सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओके। ठीक है।